हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है सबसे पहले कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भाई, जीत राम, राकेश कुमार गुड इवनिंग, राम प्रसाद भाई गुड इवनिंग, राज मीणा, सबको मेरा नमस्कार। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। गुड इवनिंग, सबको नमस्कार भाई। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे पेपर नंबर 24। आज की क्लास में हमारा होगा पेपर नंबर 24 और ये टेक्नीशियन का 9वें नंबर का पेपर होगा। दोस्तों आप जितने भी भाई लगातार इस क्लासों को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने 15 पेपर जो है वो एएलपी के कर लिए हैं। असिस्टेंट लोको पायलट 2024 15 पेपर एएलपी के हम कर चुके हैं और उन 15 पेपरों को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आसानी के साथ एक एक करके पूरे पेपर देख सकते हो। इसके अलावा ये हमारा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 9वां पेपर है दोस्तों। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर ये हम अभी जो पेपर चल रहे हैं वो टेक्नीशियन के पेपर चल रहे हैं और टेक्नीशियन के हर पेपर में हम आपको लगभग 40 क्वेश्चन कवर कराते हुए जा रहे हैं। सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नया है, पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आप हमारे डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन से इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। मात्र 299 रुपए के अंदर आप कंप्लीट साइंस का बैच जो है वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस बैच के अंदर हम आपको 200 घंटे का रिकॉर्डेड साइंस उपलब्ध करा रहे हैं। जी हां दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट है। इस बैच में आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और बायो भी मिलेगा। 200 घंटे की क्लासें है, किसी भी क्लास को आप कभी भी पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा इसी 299 रुपए के अंदर हम आपको ये साइंस लाइव भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों। जी हां, और लाइव का जो टाइम रहेगा वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक ये क्लास लाइव चलती है, जहां पर अभी केमिस्ट्री लाइव पढ़ाई जा रही है दोस्तों। इसी 299 की फीस के अंदर आप पूरा साइंस लाइव भी पढ़ोगे और लाइव के साथ साथ आपको हम रिकॉर्डेड भी उपलब्ध करा रहे हैं। जी हां दोस्तों, 6 बजे केमिस्ट्री लाइव चल रही है, जहां पे अम्ल क्षार लवण वाला टॉपिक अभी चल रहा है। तो एप्लीकेशन में ही अगर इस बैच को आप अब खरीद रहे हो ना, तो आपको रिकॉर्डेड के साथ साथ यहां पर लाइव क्लास भी मिलेगी। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दो हमारी किताबें हैं छोटी छोटी सी, चाहो तो आप इनको ऑर्डर करके और अपने घर मंगा सकते हो ताकि लिखने का झंझट खत्म हो जाए। जी हां, ये हमारी दो किताबें हैं, इनको आप आराम से ऑर्डर कर दीजिए हमारे एप्लीकेशन से। और ये किताबें दोनों हाथ से लिखी गई है, आपको कुछ नहीं लिखना। आप आराम से इस किताब को रख के आप पूरा वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हो। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। एक लाइक जो है मैं आपका देख रहा हूं, एक लाइक आपका मिल जाए तो क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए। चलिए, लाइक नहीं भी करोगे तब भी क्लास तो होनी है, उसमें क्या है। ये लो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तब होता है जब, प्यारे विद्यार्थियों हमारी एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम जिप्सम को, मेरे भाई ध्यान से सुनिए, कॉपर सल्फेट के साथ 2 जल के अणु,
जिप्सम की बात हो रही है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। जब हम जिप्सम को, जी हां जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लेना, काम में आएगा। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस, जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 100 डिग्री को ही बोलते हैं 373 केल्विन। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जिप्सम से जल के जो अणु है वो निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जहां पर कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु है, 1.5 जल के अणु इस क्रिया में बाहर निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट है। जिप्सम को 373 केल्विन बोल दो या 100 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए पर गर्म किया जाता है और इसमें से पानी के जो अणु है, 1.5 जल के अणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा एक कोशिकीय जीव, जी हां बहुकोशिकीय नहीं, कौन सा एक कोशिकीय, भैया ये जब आपको मैं बार बार हिंट दे रहा हूं, ये जो अलैंगिक जनन की जो विधि है मेरे भाई, अपने कमरे में उसके अच्छे से नोट्स बना के अलैंगिक जनन की विधियों को अच्छे से पूरा एनसीईआरटी से पढ़ो। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से पढ़िए और हर शब्द को बेहतर से पढ़ना, क्योंकि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा एक कोशिकीय जीव बहुखंडन द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है? तो अगर एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के अंदर एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में ये कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक बनते हैं और एक समय आता है जब इसकी झिल्ली फट जाती है और ये सभी केंद्रक बाहर निकलकर एक नया नया प्लाज्मोडियम बना देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अभी भी कह रहा हूं, जो इनके जवाब अभी भी गलत दे रहे हैं, आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि कुछ फोटो हमने शेयर कर रखे टेलीग्राम पर, उन फोटो को सजा के अपने पास सेव कर लीजिए। ये रहा देखो चित्र, ये रहा चित्र। दोस्तों, ये छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का ही चित्र है, जहां पर प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि के द्वारा, बहुखंडन विधि प्लाज्मोडियम के अंदर हो रहा है, प्लाज्मोडियम में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका। प्यारे विद्यार्थियों, एक धारावाही परिनालिका के अंदर अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंदर प्रत्येक बिंदु पर लाइन को रट के बैठ जाइए। एक धारावाही परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्यारे विद्यार्थियों, पांडे साहब जी, अमीबा के अंदर बहुविखंडन नहीं चलता है। पांडे साहब जी, अमीबा में बहुविखंडन नहीं चलता है दोस्त, अमीबा के अंदर द्वि विखंडन चलता है मेरे भाई, द्वि विखंडन चलता है। इस क्वेश्चन को भैया डायरेक्ट याद करके बैठ जाना। परिनालिका के अंदर, अंदर की बात हो रही है, अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सल्फर की बात हो रही है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों, कल भी पूछा था, अगर आपको याद हो, रेगुलर आप क्लास ले रहे हो, तो कल सोडियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा था 23 यूनिफाइड। आज पूछा है सल्फर का। मैं तो कह रहा हूं 1 से लेके 20 तक के, 1 से लेके 20 तक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिए। सल्फर मेरे भाई 16वें नंबर पे आता है और इसकी द्रव्यमान संख्या 32 यूनिफाइड होती है। सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 यूनिफाइड होती है दोस्तों। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अब परमाणु के कण नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु के अंदर तीन कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों को हम अब परमाणविक कण बोलते हैं। अब परमाणविक कण बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये अब परमाणविक कण है। अणु जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस लिस्ट में नहीं आता है।
अब परमाणविक कण की लिस्ट में कौन नहीं आता है? अणु नहीं आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? आपको एक जोड़ा देखना है जिसकी इकाई क्या होनी चाहिए? समान, मतलब मात्रक एक जैसा होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। इधर देखो, यहां पे ऊर्जा का मात्रक तो जूल है, लेकिन जड़त्व एक प्रकार का द्रव्यमान होता है जिसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। बल का मात्रक न्यूटन है, जड़त्व का जो मात्रक है वो किलोग्राम है। बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्य ऊर्जा दोनों के मात्रक एक समान है, दोनों के मात्रक एक समान है। अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन पर एक कूलाम विद्युत आवेश के बराबर होता है? कहीं नहीं भटकना प्यारे विद्यार्थियों। एक कूलाम आवेश के निर्माण में, अब तो इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एक कूलाम आवेश के निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि भाई एक कूलाम आवेश का क्या मतलब है, तो इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं दोस्तों। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इससे बड़ा कोई ऑफर नहीं हो सकता है। 299 रुपए के अंदर आपको साइंस का लाइव बैच भी मिल रहा है, रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। कुछ भाई पढ़ लो, एक बार पढ़ के देख लो, 99 में है, 91 में देख लो, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो 99 भी चले जाए, 91 भी चले जाए और पता चले कि यार नहीं यार, डाबरा सर से पढ़ ही लेते हैं। तो आप विश्वास करिए, एक बार वहां पे जाके देखिए कि यहाँ पीपीटी नहीं चलती मेरे भाई। हर एक टॉपिक को हाथ से लिख के पढ़ाया जा रहा है, हर टॉपिक को हाथ से लिख के पढ़ाया जा रहा है। ऐसे चलता है। देखो आपको बता दूं मैं, ये मेरे भाई कोई रोटी राबड़ी का काम नहीं है, पीपीटी खोल दी और पढ़ा दी। पीपीटी वाला काम हमारे यहाँ कम होता है दोस्तों। हमारे यहाँ तो इस तरह से चीजों को हाथ से लिख के पढ़ाया जाता है मेरे भाई। यहाँ पीपीटीओ का काम नहीं है। ये आज की क्लास है दोस्तों। आज यहाँ पे ये पदार्थ लवण जो है उनके निर्माण की बात चल रही थी, क्लोर छाया, यहाँ बातें हाथ से लिखी जाती है। पीपीटीओ वाला काम नहीं यूं सरका दिया पीपीटी पीपीटी। हाँ, अरे जरूरत है कहीं एक दो जगह काम में ले लो यार। कोई ऐसा है, कोई सूत्र बता रहे हो, कोई लिस्ट बता रहे हो, वहां काम में ले लो। ये पीपीटी नहीं है मेरा भाई, ये मेहनत है, ये मेहनत है, इसका नाम है मेहनत बोलती है ये। तो ये लाइव बैच में केमिस्ट्री चल रही है मेरा भाई साहब, अम्ल क्षार लवण का टॉपिक चल रहा है, मौका है और बाकी का आपकी मर्जी है। जो पढ़ रहे हो उनसे पूछिए, अगर उनका एक एक पैसा काम में नहीं आ रहा हो तो मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है? मेरे प्यारे दोस्त, ये ठोस, द्रव और गैस, जिसको हम पदार्थ की अवस्थाएं बोलते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस की। तो वहां पर जब आप पढ़ोगे कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर जब पढ़ोगे, तो वहां पर कुछ ठोसों के उदाहरण दे रखे हैं, ठोसों के उदाहरण दे रखे हैं। हाँ सर, ग्रुप डी का एग्जाम के बारे में बताओ, कब तक हो सकता है? हो जाएगा सर, हमसे भी बहुत कुछ सीखे हैं। थैंक यू भाई। अब मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, यार रिपीट मत करिए यार भाई, है ना। चलो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जूस, दूध, चीनी, स्पंज, पानी, ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, ये ठोस है, ये ठोस है ना, ये ठोस है, ये ठोस है। प्यारे विद्यार्थियों, नहीं भी पता तब भी पकड़ लीजिए। तो चीनी और स्पंज, ये दोनों उदाहरण। लग रहा होगा स्पंज, हाँ प्यारे विद्यार्थी, जो स्पंज होता है ना, इसके अंदर वायु भर जाती है, इसको दबाते हैं, इसको आप दबा सकते हो। लेकिन दोस्त, ये उदाहरण जो है ना ठोस का है। स्पंज जो है, इसमें एयर भर जाती है, आप इसको प्रेशर कर सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन ये उदाहरण ठोस का है। ध्यान रखना, स्पंज जो है ये ठोस का उदाहरण है। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के अंदर लिखा हुआ है। बंदूक की गतिमान गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गोली की बात करते हैं। बंदूक की गतिमान गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? भैया गोली गति कर रही है, गतिमान गोली में, गतिमान गोली में
प्यारे विद्यार्थियों, जब गोली गति करेगी, जब भी कोई वस्तु या पदार्थ गति करता है तो उसकी गति की वजह से उसमें गतिज ऊर्जा निहित हो जाती है, और गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर है। प्यारे विद्यार्थियों, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला, प्यारे विद्यार्थियों, जरूरत पड़ती है तो कभी कभी mgh का यूज कर लीजिए स्थितिज ऊर्जा के लिए, और गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हाफ m अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग, इससे भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा गतिज ऊर्जा संवेग का स्क्वायर बटे 2m से भी ज्ञात कर सकते हो, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी आप ज्ञात करोगे mgh से। तो 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, इस क्लास की पीडीएफ आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पादपों में अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों, ये क्वेश्चन है और शायद पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आराम से देखिए, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना, पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी को, जी हां सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसके पीछे रीजन है अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना, ये लाइन सही है। इसके अलावा अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। दोस्तों, पौधों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पत्तियां पीली पड़ जाती है ना, पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसके पीछे रीजन है, उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ क्या है, एकत्रित हो जाते हैं। अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने, ये ध्यान रखना, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं गोंद, ये पुराने जाइलम, जो जाइलम, भाई नया जाइलम बनते रहते हैं, पुराने जाइलम जो है वो बाहर आते रहते हैं। तो पुराने जाइलमों में ये चीज, तीनों ही लाइनें सही है, अच्छे से पढ़ के रहना। 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर भी राइट है, तीनों ही सही है, तीनों ही लाइन सही है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया है, थोड़ा सा समझना। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बात हो रही है पौधे की वृद्धि में हेल्प करना। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे दूं, यहां पर ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, एक हार्मोन है, उसको पकड़िए, एबेसिक्स हार्मोन। एबेसिक्स हार्मोन ये पौधे की वृद्धि को कम करता है। इसमें भी पकड़िए, एबेसिक्स हार्मोन ये पौधे की वृद्धि को डाउन करता है, वृद्धि को रोकता है, एबेसिक्स हार्मोन। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी पकड़िए, ये रहा एबेसिक्स हार्मोन, एबेसिक्स हार्मोन। तो 3 ऑप्शन देखिए, कोई जरूरी नहीं है आप पे हर बात आए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो एबेसिक्स हार्मोन है, ये 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है, और इसका जो मेन काम है वो है पौधे की वृद्धि को रोकना, वृद्धियों को रोकना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचता है ऑप्शन नंबर सी। जहां पे एवेसिक्स आ गया, खेल खत्म, वो वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो आप चीजों को पकड़िए, तुक्का मत दीजिए चीजों में। 12 नंबर, एक कोष के जीवों की बात हो रही है, एक कोष के जीवों के द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, बात अलैंगिक जनन की कितनी बार हो रही है? केवल मुकुलन, केवल विखंडन, केवल पुनर्, भैया तीनों ही। अलैंगिक जनन के अंदर मुकुलन, पुनर्जनन और विखंडन तीनों विधि को काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल मुकुलन नहीं, केवल विखंडन, केवल 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 क्या होता है भैया? नहीं, डी ऑप्शन चला जाएगा। ये अलैंगिक जनन की विधि है एक कोष के जीवों में। मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, केवल क्या होता है? केवल शब्द से ही क्वेश्चन गलत हो गया, केवल। आगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत वाहक बल को हम ई से लिखते हैं, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू का मात्रक जो है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई बैटरी है, बैटरी से कोई आवेश को दूसरे सिरे तक पहुंचाने में किया गया कार्य। कोई बैटरी है आपके पास, बैटरी से किसी आवेश को, इकाई आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में किया गया कार्य, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक न्यूटन नहीं मेरे भाई, वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट। अगला, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? एकदम सीधे क्वेश्चन है,
जिस दिन आपकी स्पीड हाई हो गई, मैं सच बता रहा हूं, प्रैक्टिस करते करते आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आप सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी है जिसका नाम होगा प्रैक्टिस। प्यारे विद्यार्थियों, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का जो मान है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरा भाई समय नहीं खराब करिए, आराम से चीजों को पढ़िए। जनन बाहर वो भाई साहब भर भर के जनन की बात हो रही है। जनन की विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत प्रकार से जनन दिखाया गया है? दोस्तों, अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। स्पाइरोगायरा भैया खंडन विधि, खंडन 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 विधि का यूज होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि यूज होती है। भैया ब्रायोफिल्म गलत आंसर हो जाएगा। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा, कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वस्तु का घनत्व, प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की बुक से उठाया है। किसी वस्तु का घनत्व रिक्त स्थान है तो वह वस्तु द्रव पर तैरने लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, तीन कंडीशन है। कोई चीज पानी में डूबेगी, कोई चीज पानी में आधी डूबेगी आधी बाहर दिखाई देगी, तैरेगी मतलब, और कोई वस्तु ऐसी है जो द्रव की सतह पर तैरती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन ये है, यदि किसी वस्तु का घनत्व, यदि किसी वस्तु की डेंसिटी द्रव के घनत्व से कम है, अगर किसी वस्तु की डेंसिटी द्रव के घनत्व से कम है तो ही वो वस्तु पानी के ऊपर तैरती है, तो ही वो वस्तु पानी के ऊपर तैरती है। कोई वस्तु पानी के ऊपर कब तैरेगी? जब उस वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी, तभी वो वस्तु पानी पे तैरेगी। निम्नलिखित चार संभावनाओं में से निलंबन में कौन सा गुण है? मेरे भाई, अब बार बार फोटो भी नहीं दिखाऊंगा, सीधी सी बात है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मिश्रण, निलंबन और कोलाइडी। भैया निलंबन जो है ना, एक विषमांगी मिश्रण होता है। बार बार नहीं दिखाऊंगा, बार बार फोटो नहीं दिखाऊंगा, साफ सुथरा लिखा हुआ है कि निलंबन जो है ना एक विषमांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। बार बार फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। हां भाई, क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 18, देखो दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। भैया क्वेश्चन कभी कभी क्या है, ऐसा लगता है कि सही हो गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। उसका रीजन ये है, देखो यहां दिया है, एक एकल कोशिका, एक कोश की बात हो रही है, निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का, देखिए भाई यहां पर जो बात होती है ना वो है एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। पहली बात तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने जो उत्तर माना है वो राइजोपस है। इसके पीछे रीजन क्या है? राइजोपस को सही आंसर में इसलिए लिया है कि राइजोपस जो है एक बहुकोश के जीव में काउंट होता है।
एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण। देखिए, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास और अमीबा, ये एक कोश के जीव हैं और इनमें अलैंगिक जनन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक जीव जो है वो अपना पूरा नया जीव बना सकता है। यहां पर जो उत्तर इन्होंने माना है वो राइजोपस को गलत किया है। उसका रीजन है कि राइजोपस, एक बार जिन भाइयों के पास एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की किताब है, एक बार जनन वाला चैप्टर चेक तो करिए। ये जो राइजोपस है ना, ये एक कोश के जीव है ही नहीं है। राइजोपस जो है, एक साफ सुथरी लाइन लिखी है, एक बार एनसीईआरटी जिनके पास में है ना, खोल लिया करो, कभी कभी देख लिया करो और उस शब्द को ही अंडरलाइन किया करो जिसकी वजह से जिक्र हो रही है। तो यहां पर जो जिक्र हो रही है ना, वो एकल कोशिका, एक कोश की हो रही है। बाकी का राइजोपस जो है प्यारे विद्यार्थियों, बहुकोश के कवक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, राइजोपस जो है एक बहुकोश के कवक होता है, जिसमें आपको पता होगा बीजाणुधानी, बीजाणुधानी बनती है और बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बनते हैं दोस्तों, जो अलैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। बहुत सारे जीवाणु बनते हैं। वी राइट आंसर है। 19 नंबर, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। थोड़ा भले ही क्वेश्चन कुछ, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चीजें बहुत अजीब और अटपटी दिखती है, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको चेक करिए। ये प्राकेंद्रिकी का मतलब है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्राकेंद्री का मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्राकेंद्री प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिका। प्यारे विद्यार्थियों, आराम से पढ़ो। अब मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। ये प्रोकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश कोशिका द्रव अंगक उपस्थित होते हैं। नहीं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंगक जो है ना, वो कम पाए जाते हैं। पूरे अंगक यहां नहीं होते, कोशिकांग। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। सुकेंद्रिकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये यूकैरियोटिक है भाई। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें तो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। नहीं भाई, सी पे आइए। डी, डी है प्रोकैरियोटिक, नहीं है, ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ये तो वैसे ही गलत होता है। दो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सी को पकड़िए भाई, गलत जवाब दे रहे हो आप। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन जो है ये प्रोकैरियोटिक के हैं, नीचे यूकैरियोटिक की बात हो रही है और हो रही है केंद्रक झिल्ली के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बल, बल F बराबर ma होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगर आ जाए ऑप्शन में तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और नहीं तो बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? मत ज्यादा सोचिए। प्यारे विद्यार्थियों, विसरण का मतलब होता है फैलना। विसरण का मतलब होता है फैलना। जब हम वस्तुओं को किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो विसरण दर उसकी बढ़ती है। विसरण दर क्या होती है? बढ़ती है। गर्म करने पर विसरण धीमा हो जाता नहीं, गर्म करने पर विसरण जो है वो दर जो है बढ़ जाती है। विसरण का मतलब है चीजों का फैलना, विसरण दर जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। समय नहीं खराब करे, तारों का टिमटिमाना ऐसा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के अंदर। कहते तारे जो है ना वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसके पीछे रीजन है वायुमंडलीय अपवर्तन। यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? प्यारे विद्यार्थियों, एक समान गति, अगर कोई वस्तु एक समान गति का मतलब है जैसे उसकी स्पीड हर 1 मिनट में, जैसे हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है,
तो हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है, हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है। एक समान गति में कौन सा वाक्य सही है? समान समय अंतरालों के संदर्भ में वस्तु समान दूरियां तय नहीं करेगी, ये गलत हो गया। समान समय समान दूरी तय होगी। वस्तु एक नियत चाल से गति करेगी। वस्तु भिन्न त्वरण तो एक समान गति, तो त्वरण में बदलाव नहीं होगा। वस्तु अलग अलग, भैया ऑप्शन नंबर बी पकड़ लीजिए, बी पकड़ लीजिए। वस्तु जो है ना एक नियत चाल से क्या करेगी? गति करेगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। 24 नंबर, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं, क्योंकि वो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। जितने भी भाई लाइव है दोस्तों, आज तक जितनी भी हम पेपर करा रहे हैं, इन सभी पेपरों की पीडीएफ नीचे एक नाम आ रहा है डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, है ना। नीचे आप देख लीजिए, स्पेस मत देना। अगर जितने भी पेपर आज तक हम करा रहे हैं, सब पेपर और जो फोटो मैं आपको बताता हूं, ये सभी चीजें मैं आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा रहा हूं। आप स्पेस मत देना। एक बार टेलीग्राम पे जाके डाबरा क्लासेस सर्च कर लीजिए, वहां आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस पढ़ना है तो प्ले स्टोर पे जाकर डाबरा क्लासेस जयपुर के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, ये है DABRA डाबरा क्लासेज, है ना। क्लासेज तो आप लिख दोगे DABRA डाबरा क्लासेज के नाम से हमारा एप्लीकेशन है। आप डाउनलोड करिए, डेमो क्लास देखिए, वहां पे टेस्ट सीरीज दीजिए। बहुत निशुल्क टेस्ट पेपर आपको लगभग 50 पेपर जो है वो निशुल्क भी दे रखे। आप टॉपिक वाइज निशुल्क टेस्ट पेपर भी आप एप्लीकेशन पे जाके दे सकते हो दोस्तों। आप जब एप्लीकेशन खोलोगे तो वहां पर डेली क्विज में हमने 50 टेस्ट पेपर डाल रखे हैं, वो आपके निशुल्क है, आप उनको निशुल्क दे सकते हो। 50 पेज टेस्ट पेपर अलग है, वो पेड है। 50 टेस्ट पेपर आप वहां पे जाके निशुल्क दे सकते हो दोस्तों। आपको एक बात बता दूं, ये एक ही जाति के आदमी है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये एक ही जाति के आदमी है। इनको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो चीज है, जब भी हम एक ही जाति में आगे बढ़ेंगे तो इन सबके बीच में CH2 का अंतर चलता है। एक से दूसरे यौगिक पे जब जाओगे तो सब में CH2 जोड़ते जाओ, अगला यौगिक आता जाता है। और भाई एक क्वेश्चन और है, इनके वजनों में 14 का अंतर चलता है, 14 का अंतर चलता है, इनके वजनों में 14 का अंतर चलता है दोस्तों। जैसे कभी आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, हम बोलते ना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक ही जाति के होने चाहिए। अगर वो एक ही जाति के हैं तो उनमें जो अंतर चलता है ना, एक से दूसरे पे जाओगे CH2 जोड़ दो, एक से दूसरे पे जा रहे हो CH2 जोड़ दो, एक से दूसरे पे जा रहे हो CH2 जोड़ दीजिए। और एक ही जाति के आदमी है तो इनके गुण भी एक जैसे होंगे, एक जाति के आदमी है तो इनके गुण भी एक जैसे होंगे। रासायनिक उद्योगों में विरंजन चूर्ण का उपयोग किस रूप में किया जाता है? विरंजन, जिन भाइयों ने आज की लाइव क्लास ली होगी, प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 25, दो जवाब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, उपचायक के रूप में हम इसका यूज करेंगे, उपचायक के रूप में, अपचायक नहीं, अपचायक नहीं, निर्जलीकरण नहीं, ये नहीं प्यारे विद्यार्थियों। ऑक्सीकरण बोल दो, ऑक्सीकरण, या इसको हम बोलते हैं उपचायक के रूप में। नहीं 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 नहीं, या तो ऑक्सीकरण बोल दीजिए या इसको हम क्या नाम दे सकते हैं ऑक्सीडेशन के अलावा? उपचायक के रूप में इसका यूज किया जाता है। उपचायक, एक होता है अपचायक,
और एक होता है उपचायक। उपचायक। जब हम रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, जिन पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है उनको हम बोलते हैं अपचायक। अपचायक। जिनका ऑक्सीकरण होता है, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, प्यारे विद्यार्थियों वापस सुनिए, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उनको हम अपचायक पदार्थ बोलते हैं, अपचायक पदार्थ कहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो अपचायक नहीं, उपचायक में होता है। अपचायक में नहीं, अपचायक तो अलग शब्द है, अपचायक में नहीं, उपचायक में होता है। उपचायक का मतलब है जिन पदार्थों का अपचयन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन पदार्थों को हम उपचायक पदार्थ कहते हैं। जिनका अपचयन होता है उनको बोलते हैं उपचायक। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो है ना, या तो ऑक्सीडेशन अभिकर्मक बोल दो, ऑक्सीडेशन अभिकर्मक बोल दो, या इसको उपचायक बोल दीजिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 25। 26 नंबर है, जब प्लेन एरिया को कहीं टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूर्ण जीव विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, प्लेन एरिया के अंदर, प्लेन एरिया के अंदर कौन सी विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है? प्लेन एरिया के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों यहां पर चलती है पुनरुद्ध भवन। यहां पे चलता है पुनरुद्ध भवन की विधि के द्वारा। पुनरुद्ध भवन का मतलब है हर एक टुकड़े से एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा। पुनर्जनन बोल दो या पुनरुद्ध भवन विधि बोल दीजिए। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, प्यारे विद्यार्थियों अगर प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो वोल्टेज, वोल्टता को स्थिर रखा जाए तो धारा का मान कितना होगा? प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोध R बराबर B अपॉन I होता है। क्वेश्चन में ये कह रहा थी वोल्टेज को तो स्थिर कर दो, वोल्टेज को तो स्थिर कर दो, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन में बोला है कि धारा, यदि प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। दोस्तों अगर इसको 1/2 कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, धारा का मान 2/1 हो जाएगा, तो बहने वाली धारा उसमें दुगनी हो जाएगी। प्रतिरोध आधा करने से धारा जो है, मेरा भाई धारा देखो, अरे भाई ये 1/2 कर रहे हो तो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, मुंडी पकड़ के उल्टा कर दो, प्रतिरोध आधा, धारा दुगनी हो जाएगी, धारा का मान क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। हाँ भाई, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी क्षारीयता, क्षारीयता सबसे अधिक होती है? प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम पीएच के मान से देख सकते हैं। लार जो है वो अम्लीय होता है और ब्लड का पीएच का मान 7.4, नल का पीएच का मान लगभग 8 से 8.5 या 8 से 9 के बीच में चलता है। NaOH भी कैसा होता है? क्षारीय, NaOH। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको याद हो तो NaOH का जो पीएच का मान होता है वो 14 होता है और यही सबसे प्रबल क्षार होता है। लार का पीएच का मान तो 6.8 होता है, NaOH सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिवर्ती क्रिया का क्या मतलब है? जैसे किसी ने पिन चुबाया, पिन चुबाया तो वो मैसेज जो है ना वो ब्रेन तक जाएगा। सड़क पर पैदल घूमना, मंच पे नृत्य करता, ज्वाला में से हाथ को खींचना। प्यारे विद्यार्थियों कभी कभी जब हमारा हाथ जो है ना वो आग की तरफ चला जाता है तो हम तुरंत हाथ को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? ज्वाला में से हाथ को खींचना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक की बात हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों आयनिक यौगिक का मतलब समझिए। जैसे आपने सुना होगा कि NaCl एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक में Na+ और Cl क्या रहता है? माइनस। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों
आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु में होता है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक धातु में होता है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से अधातु में होता है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु से। देखिए दोस्तों, इसमें कहानी यह है, थोड़ा सा आराम से समझो। इसमें धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो इलेक्ट्रॉन धातु में से जाएगा अधातु में, धातु में से अधातु में, अधातु से अधातु गलत हो गया, धातु से धातु में गलत हो गया, धातु से एक अधातु में। ऑप्शन नंबर सी पकड़िए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पकड़िए। प्यारे विद्यार्थियों, जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा। 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में बीजाणु समासंग देखने को मिलेगा? मैं कह रहा हूं एक पेपर में कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन अलैंगिक जनन के हैं। जिसने भी ये पेपर पढ़ा होगा, आपको बता रहा हूं एक ही पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अलैंगिक जनन से ठोक दिए उन लोगों ने। प्यारे विद्यार्थियों, बीजाणु समासंग वो ही बीजाणु धानी की बात हो रही है, और ऐसा किसके अंदर देखने को मिलेगा? राइजोपस, जो कि एक कवक है। अभी बात कर रहा था, हर दिन बात हो रही है राइजोपस की। इसमें बीजाणु धानी बनती है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या दैनिक जीवन में विद्युत के व्यवहारिक अनुप्रयोगों से संबंधित है? बिजली का उपयोग कहां हो रहा है? विद्युत ओवन में, विद्युत इस्त्री में, और सौर जल तापक में। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को इन्होंने ये कहा है कि एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहां हो रहा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए और 2, ऑप्शन नंबर ए और 2 इन जगह पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? कल भी बात हो रही थी, परसों भी बात हो रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, गैस को द्रवित करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे हमारे सिलेंडर है, सिलेंडरों में हम भरते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या करते हैं? उसको उच्च दाब व निम्न ताप पर, उच्च दाब व निम्न ताप पर द्रवित करना है। तो दाब बढ़ाना है और तापमान घटाना है। उच्च दाब व निम्न ताप पर प्यारे विद्यार्थियों किसी गैस को द्रवित अवस्था में इकट्ठा किया जाता है। 34 नंबर, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है लिंग गुणसूत्र टोटल 23 जोड़ी होते हैं। 23 में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है ये काया के निर्माण में, शरीर का निर्माण करते हैं। केवल एक जोड़ा होता है 23वां जोड़ा। एक जोड़ा बोले तो 23वां जोड़ा जो है ये ही लिंग निर्धारण में सहायता करता है। पुरुषों में ये XY होता है, महिलाओं में ये XX होता है, और इसी से लिंग का निर्धारण होता है। तो एक जोड़े की बात हो रही है यहां पर, लिंग निर्धारण के लिए एक जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी कक्षा 10 तंत्रिका तंत्र का टॉपिक दिया गया है, और वहां पर एक सीधा सा क्वेश्चन है कि हमारे तंत्रिका तंत्र को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आती है कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी है हमारे शरीर में, और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी है हमारे शरीर में? संख्या बता दीजिए एक बार। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या हमारे शरीर में होती है 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या, मतलब मेरुदंड से जो निकलती है, इनकी संख्या होती है 31 जोड़ी। सचिन भाई, आपके मैसेज आ रहे हैं, आप ब्लॉक नहीं हो। नरेंद्र भाई, लक्ष्मी नारायण, रवि मीणा है, भजन लाल जी, जय हो भाई भजन लाल जी, सरकार है आपकी तो भाई, है ना। तो कोई भी ब्लॉक नहीं है मेरे हैंड से, और जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ब्लॉक कर रखा है तो मुझे बता दो, उसको बाहर निकाल दूंगा। बाकी सबके मैसेज आ रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो ये भी आ रहा है, सबके कमेंट आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, उसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। नंबर 2, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है खोपड़ी से निकलने वाली तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली तंत्रिकाएं। दोस्तों, कपालीय तंत्रिका ब्रेन से निकलती है, खोपड़ी से निकलती है, और रीढ़ की हड्डी से जो तंत्रिकाएं निकलती है उनको बोलते हैं मेरु तंत्रिकाएं। शिवराज गुप्ता प्रयागराज से, संतोष भाई बहुत बढ़िया, अविनाश पटेल जी, सबको मेरा नमस्कार। मेरे भाई करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी पे 10 न्यूटन बल लगाया, तो वो वस्तु भी आप पर 10 न्यूटन बल लगाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो विपरीत दिशा में होगी। जी हां, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ ली, सिलेक्शन हो गया उसका, मेरी गारंटी है। लेकिन ऐसे नहीं भैया कि मोटा मोटा पढ़ रहे हो, भाई साहब याद रखनी पड़ेगी, दोनों एनसीईआरटी में 600-700 पेज है, ऐसे हल्के में मत लो उसको। प्रत्येक क्रिया की असमान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वो एक ही पिंड पर लगते। नहीं 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 नहीं, एक पिंड पे नहीं लगते ये। अरे एक ही पिंड पे थोड़ी लगेगा, पिंड तो अलग अलग होते ना। मैं मारूंगा दीवार पे तो मेरा हाथ अलग है, दीवार अलग है, 2 पिंड पकड़िए। प्रत्येक क्रिया समान नहीं, प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे 2 अलग अलग पिंडों पर लगती है। जी हाँ दोस्तों, एक मारने वाला एक खाने वाला, मुक्का, हम मुक्का मारेंगे, एक मारने वाला एक खाने वाला, अलग अलग पिंड, अलग अलग पिंडों पे लगेगा ये। निषेचन के बाद जब युग्मनज बीजांड के भीतर कई बार विभाजित होता है तो क्या बनता है? प्यारे विद्यार्थियों, जब परागकण और अंडा, जब परागकण और अंडा आपस में मिलते हैं तो इसको तो हम बोलते हैं निषेचन। और जब निषेचन से क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज बनता है। और उस युग्मनज के लगातार समसूत्री विभाजन धीरे 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 एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए 10 ग्राम, 15 ग्राम पदार्थ बी 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोस्तों, जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद के अंदर कुल द्रव्यमान जो है वो 25 ग्राम होना चाहिए। कुल द्रव्यमान जो है उसका, कुल द्रव्यमान जो है वो 25 ग्राम होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने देखा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब है कि जितना वजन अभिकारकों का होगा उतना ही वजन उत्पादों का होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये लेवाइजी ने दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये लेवाइजी ने दिया था। एक और आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का जो नियम है वो प्राउस्ट ने दिया था दोस्तों। स्थिर अनुपात का जो नियम है वो प्राउस्ट ने दिया था, ध्यान रखना उसका। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, ये हमारा परमाणु है, ये हमारा नाभिक है। नाभिक में 2 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के हम एक नया नाम बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इसी से निकलती है इसकी द्रव्यमान संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालनी है तत्व की, तो उसमें 2 चीज जोड़ना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़िए और द्रव्यमान संख्या निकाल लीजिए। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने भी भाई अभी लाइव है, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा,
जल्दबाजी नहीं करें और अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। पक्की बात है? चलिए, हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। प्यारे विद्यार्थियों, एथेनॉल एथेनॉल या इसको हम एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल की परमाणुकता कितनी होगी? परमाणुकता कितनी होगी? इसका जवाब देने का एथेनॉल, जी हां, इसी को हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसकी परमाणुकता कितनी होगी? दोस्तों मैं तो अभी आपसे ये कहूंगा, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, तो पहले तो ये 2024 के पेपर कर लो। देखो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ये 2024 के ये 62 पेपर है, इनको कर लो एक बार। जितने भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पहले एक बार ये पेपर कर लो, ये नए पेपर है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको समय मिल जाए तो 2022 के 99 पेपर है ग्रुप डी के, इनको कर लेना यदि समय मिल जाए तो। अच्छे पेपर है, अच्छे पेपर है, मतलब बहुत शानदार पेपर है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये 150 पेपर आप कर लेना। और जो भाई एएलपी की तैयारी कर रहा है, वो मेरे कहने से 2018 के 30 पेपर भी कर लेना। जो एएलपी की तैयारी कर रहा है स्पेशली लोको पायलट की, तो मेरे कहने से वो 2018 के 30 पेपर भी देख लेना, यदि आपके पास समय हो। नहीं समय हो तो आपकी मर्जी है। बाकी का पहला टारगेट ये इतना सा है मेरे भाई, पहले 2024 के ये 62 पेपर कर लो, नए पेपर है। समय मिल जाए तो स्पेशली ग्रुप डी वाले बच्चे 2022 के ये 99 पेपर जरूर कर लेना। और इसके अलावा भैया एक ही यह चीज बार बार मत बुलवाओ, जिसका नाम है एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th में। तो दो ही चीज बोल रहा हूं, बस जिसने ये पढ़ लिया समझ लो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अच्छे से पढ़ना, घास मत काटना। बाकी आपकी मर्जी है। आपसे बार बार यही कहूंगा, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की किताबें यदि आप पढ़ सकते हो तो विद क्रियाकलाप, हाँ भाई, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने क्रियाकलापों से बनाए हैं। यदि वास्तव में ही विज्ञान सीखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं, एक बार उनको अच्छे से पढ़ लो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जवाब तो ये है, जैसे एथेनॉल, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H5OH। ये एथेनॉल का एक फॉर्मूला है। इसमें कुल परमाणु काउंट करने हैं तो कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 5 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, फिर हाइड्रोजन का एक और परमाणु लिख लेते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 5 तो 7 8 और 9, इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 9 होती है दोस्तों। परमाणुकता का मतलब है जो फॉर्मूला आपको दे रखा है उसमें कुल कितने परमाणु है दोस्तों, उस फॉर्मूले में कुल कितने परमाणु है वो ही उसकी परमाणुकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी लेट जुड़ा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरी क्लास का टाइम 8 से 9 का ही है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी क्लास का टाइम, अब आप सो के जगे हो तो अच्छी बात है दोस्तों। मेरी कल गलती से क्लास मैंने 9 से ली थी। बाकी जो भी भाई लाइव देख रहा है, मैं बता रहा हूं मेरी क्लास का टाइम मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 से 9 का ही है। आप अपनी अलार्म लगा के रखिए, 100 में से 99 दिन मेरी क्लास 8 से 9 ही होती है।
प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा मेरा साइंस का बैच, ऑफर चल रहा है साइंस कंप्लीट। ये रिकॉर्डेड तो दे रहा हूं, 200 घंटे की रिकॉर्डेड, साथ में ये बैच आपको लाइव भी मिल रहा है। 6 बजे मेरी लाइव क्लास हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, और जिसको भी बुक मंगानी है ऑर्डर कर दीजिए। ये मेरी साइंस की दोनों किताबें हैं। अब रक्षाबंधन का क्या हाल है, थोड़ा सा मुझे आप कमेंट करके बताइए। क्या क्या है भाई आपका, क्या आप रक्षाबंधन पे घर जाना चाहते हो? अगर आप वास्तव में रक्षाबंधन पे घर जाना चाहते हो तो आप मुझे, अगली जो क्लास है वो हमारी सोमवार को होगी। अगली जो क्लास है वो हमारी सोमवार को होगी। आप अच्छे रहो, खुश रहो, त्योहार को मनाओ, अच्छे से जाना घर पे, बहुत भीड़ रहती है। अपने सबसे मेन चीजें, अपनी सुरक्षा खुद करिए। हाँ, हो सकता है कि कल मैं एप्लीकेशन पे तो क्लास लेके जाऊंगा, तो यूट्यूब पर अगली क्लास हम आपको सोमवार के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आप अच्छे रहो, खुश रहो, अपने परिवार वालों के साथ मिलिए, और मेरा भाई अच्छे से जाना, जहां भी आप अपने घर जाते हो। बहुत सारे भाई बहुत सारी दूरियां तय करके जाते हैं, तो अगर आपको सीट मिले, आप अच्छे से जाओ। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ है तो कतई मत जाओ मेरा भाई। अपनी बहन है वो, अपने माँ बाप है, वहीं रहेंगे। लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत से भाई ट्रेनों में लटक के, ट्रेनों के ऊपर बैठ के, बसों में लटक के, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप कतई नहीं जाए। ये त्योहार हमेशा आते रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बस आप अच्छे रहो, खुश रहो। और अगर आप भी जानते मेरे भैया, आपने देखा होगा ऐसे त्योहारों की टाइम पे बहुत सारे हादसे होते हैं, तो प्लीज आप भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, कतई नहीं जाए, कोई जरूरी नहीं है, सब बंधन अपने पास में है, अपनी बहन है, कहीं नहीं है कुछ भी लेना देना। 2 दिन बाद में चले जाएंगे, 10 दिन बाद में चले जाएंगे मेरे भाई, लेकिन नहीं, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं। आप अच्छे से जाओ, अगर आपको सीट मिले तो जाओ, नहीं तो कतई नहीं जाना है, कोई लेना देना नहीं है भटकने से। ठीक है, तू आ रहे भैया, हम तो 2 दिन बाद मना लेंगे, मरना नहीं है, मरना मंजूर नहीं है, 2 दिन बाद में मना लेंगे इस त्योहार को। अपडेट कर दो इस त्योहार को, 2 दिन बाद मना लेना आप, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं, ट्रेनों पे लटक के ये करना है ना। तो आप सभी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहो, खुश रहो, और सोमवार को मेरी अगली क्लास रहेगी। अगर किसी को भी बुक ऑर्डर करनी है तो कर लेना एप्लीकेशन से। किसी को साइंस का बैच लेना है तो फिर आप बोलोगे सर वैलिडिटी बता दो, मेरा भाई ये बैच ज्वाइन कर लो, इसमें आपको पूरा साइंस दोबारा से मिल जाएगा। साथ में ये बैच लाइव चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक परीक्षा चलती रहेगी, चलता ही रहेगा, ये लाइव बैच चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। अच्छे रहो, जाइए अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।